हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें हम बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखेंगे, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भी सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा एल्डिहाइड, कीटोन के बारे में, एंड देन विल मूव ऑन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो इन तीनों में एक कॉमन पार्ट जो है वो ये है, इन तीनों में ही ये CO ग्रुप प्रेजेंट होता है और इस CO ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और इन तीनों कंपाउंड्स को इसलिए हम कार्बोनिल कंपाउंड बोल देते हैं। क्लियर? तो ये एक पार्ट मुझे पता होना चाहिए। और जब हम एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, इन एन एल्डिहाइड एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप्स एट कार्बोनिल कार्बन एटम। इस कार्बन को हम बोल रहे हैं कार्बोनिल कार्बन एटम, और इस कार्बोनिल कार्बन एटम से जब हम अटैच्ड ग्रुप की बात करते हैं तो यहां पर हमने क्या लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप्स एट कार्बोनिल कार्बन एटम इज अ हाइड्रोजन। तो जब मैं एल्डिहाइड्स की बात करता हूं तो इस कार्बोनिल कार्बन एटम से आपको एक तो हाइड्रोजन अटैच दिखेगा और उसके आगे हमने क्या लिखा है, एंड द अदर में भी एल्काइल, अराइल और अ सेकेंड हाइड्रोजन। तो यहां पर एक तो मुझे हाइड्रोजन दिखेगा और दूसरा साइड अगर आप देखो तो यहां पर H भी हो सकता है, यहां पर R भी हो सकता है और यहां पर अराइल ग्रुप भी हो सकता है। दैट इज आपको रिंग भी यहां पर अटैच दिख सकता है। तो यहां पर अगर आपको ये कहीं दिखे तो इसका मतलब हम किन की बात कर रहे हैं, हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की यहां पर बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये चीज मुझे पहले से पता होता है, तो इसको बस हम यहां पर एक बार देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए हमने एक और आगे क्या लिखा है, इन कीटोन द ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन आर एल्काइल और अराइल ग्रुप। तो जब हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो इस कार्बोनिल ग्रुप से आपको दोनों साइड अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप अटैच दिखता है, मतलब आपको दोनों साइड कार्बन दिखेगा, आपको एक भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में हो गया, तो ये हम यहां पर इजीली समझ सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो यहां पर आप देख सकते हो हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, अगेन एलिफेटिक, एरोमेटिक, और इसके बारे में भी मुझे आइडिया होना चाहिए। जब मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करता हूं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हम किन्हें बोलते हैं, अगर आपको CHO ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच दिखे तो उसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। यहां पर ये CHO ग्रुप आपको डायरेक्टली इस रिंग से अटैच दिख रहा है तो इसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। और बेंजल्डिहाइड जो है, this molecule, it is an example of aromatic aldehyde। तो ये मुझे पता होना चाहिए। क्लियर? अगर हम एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो ये CHO ग्रुप आपको एल्काइल ग्रुप से अटैच दिख रहा है, कोई रिंग यहां पर नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, यहां पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पर आपको रिंग भी दिख रहा है, बट रिंग दिखने का यह मतलब नहीं हुआ कि इसे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलोगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको क्या बताया, CHO ग्रुप आपको डायरेक्टली रिंग से अटैच दिखना चाहिए। यहां पर ये डायरेक्टली CH2 से अटैच्ड है, डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, तो हम इस एल्डिहाइड को भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ही बोलेंगे। और ये पर्टिकुलर एग्जांपल ध्यान रखिएगा, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो ही हम उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर? तो ये पार्ट हमें पता होना चाहिए। अगर मैं कीटोन की बात करूं, कीटोन में भी सिमिलर कंसेप्ट है। कीटोन में अगर आपको ये CO ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच दिखे तो उसे हम एरोमेटिक कीटोन बोलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो एक साइड रिंग है, एक साइड CH3 है, तो एक भी साइड अगर रिंग आपको दिखेगा तो उसे हम एरोमेटिक कीटोन बोल देंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर आप देख सकते हो इस CO ग्रुप के दोनों साइड रिंग है तो इसे भी हम एरोमेटिक कीटोन बोल देंगे। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉन, और अगर हम इसकी बात करें इसे हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन। तो एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन दोनों ही आपके एरोमेटिक कीटोन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अगर मैं एलिफेटिक कीटोन की बात करूं तो यहां पर आपको जो ये CO ग्रुप है ये आपको कोई रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं दिखेगा। यहां पर आप दोनों साइड देख सकते हो एल्काइल ग्रुप है, यहां पर भी आप दोनों साइड देख सकते हो एल्काइल ग्रुप है, तो इन्हें हम एलिफेटिक कीटोन बोलते हैं और इन्हें हम एरोमेटिक कीटोन बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में भी मुझे यहां पर आइडिया होना चाहिए।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर हम देख रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमेशा हम यही करते हैं, पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम केमिकल रिएक्शंस पे मूव करेंगे। तो यहां पर भी पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर। यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला मेथड हमने क्या लिखा है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, और ये चीज हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था। यहां पर आप देखोगे तो प्राइमरी एल्कोहल है, और प्राइमरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो और अगर आपने कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, एल्डिहाइड। अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिया तो फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता था। लेकिन अगर हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो यहां पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूं, 2 डिग्री एल्कोहल में तो आप माइल्ड लो या स्ट्रॉन्ग लो, दोनों ही केस में हमें क्या मिलता था, कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिलता था। ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अगर आप रिकॉल करो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमने किसको लिखा था, अगर मैं कुछ रिएजेंट्स वापस लिखूं यहां पर, तो हमने लिखा था कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने लिखा था पीसीसी, फिर हमने लिखा था पीडीसी, हमने CrO3 इन एसीटोन लिखा था, हमने एनहाइड्रस CrO3 लिखा था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में जाएगा और 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में जाएगा। तो इस तरीके से एल्कोहल से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये पहला मेथड हुआ। अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें, यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, फ्रॉम एल्कीन्स बाय रिडक्टिव ओजोनलिसिस। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अगेन, जब मैंने आपको एल्कीन के बारे में समझाया था, जब हमने EAR रिएक्शंस कवर किए थे, उसके बाद में हमने ओजोनलिसिस रिएक्शन भी कवर किया था। अगर एल्कीन के साथ आपको ये रीजन मिले O3 फॉलोड बाय जिंक H2O, तो O3 फॉलोड बाय जिंक H2O का मतलब ये तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, एंड O3 फॉलोड बाय सिंपली H2 होता तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होता। इसके अगर आप तरीके को रिकॉल करें, मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बताया था कि अगर आपको रिडक्टिव ओजोनलिसिस करना है तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, यहां पर ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्लीव करिए और दोनों साइड यहां पर क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो CH3 CO CH3 मुझे एसीटोन मिलेगा, अगर आप राइट साइड देखोगे तो CH3 COH मुझे यहां पर एसिटल्डिहाइड मिलेगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन मुझे ऑब्टेन हो सकता है। क्लियर। तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में सिंपली ये बोला कि इस एल्कीन का ओजोनलिसिस करिए और आपको मेंशन करके नहीं दिया कि ऑक्सीडेटिव करना है या रिडक्टिव करना है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो फिर हम रिडक्टिव ओजोनलिसिस करके उस रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे। तो ये एक और इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो दिस इज रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ओजोनलिसिस मेथड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें फ्रॉम एल्काइंस, और यहां पर हमने कौन सा रिएक्शन लिखा है, बाय कुचरो रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जब हम एल्काइन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 के साथ कराते हैं तो यहां पर भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन होता है। ये रिएक्शन भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कहां, जब भी आपको एल्कीन एल्काइन दिखे तो मैंने आपको क्या बताया, थिंक EAR, क्योंकि ये जो मेन रिएक्शन शो करता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एक बार आपने ये सोचा तो उसके बाद हमने जो वहां रिएक्शन लिस्ट लिखा था, अगर आप उसको रिकॉल करो तो वहां पर हमने ये पर्टिकुलर रिएजेंट भी लिखा था, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, और इस रिएक्शन को हम कुचरोज रिएक्शन बोलते हैं। और इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था कि इस रिएजेंट को ऐसे सोचिए कि दिस इज H+H2, क्योंकि H+H2 में जो प्रोडक्ट बनता है वही सेम प्रोडक्ट यहां भी बनता है। क्लियर। तो मैंने आपको ये एक तरीका बताया था। अब सोचिए यहां पर रिएक्शन करते कैसे थे, रिकॉल करने की कोशिश करिए। एल्कीन एल्काइन ये आपका बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा, और यहां पर आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। इस मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या था, पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, एक साइड H और एक साइड प्लस लगाइए। क्लियर। ये चीज हम कर चुके हैं। तो यहां पर भी इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, एक साइड H एक साइड प्लस वहां बनाएंगे जहां पे प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इन दोनों कार्बन पे प्लस ज्यादा स्टेबल कौन से कार्बन पे, इस बीच वाले कार्बन पे। तो यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक साइड H एक साइड प्लस। उसके बाद हम चेक करते थे रीअरेंजमेंट, लेकिन ये आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव है, C+ अनसैचुरेटेड है और यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। लास्ट स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफाइल अटैक।
अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? वाटर। तो वाटर मेरा नेक्स्ट स्टेप में अटैक करेगा। वाटर में अटैक कौन करता है? ऑक्सीजन का लोन पेयर। एंड जब भी वाटर अटैक करता है फाइनली मुझे वहां पर OH आता हुआ दिखता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि OH आ जाएगा। इसमें लास्ट स्टेप हम क्या करते थे? यहां पे आप देखोगे ये किसका फॉर्मेशन हो गया? इनोल का फॉर्मेशन हो गया। और इनोल बनते ही हम इसे टॉटोमराइज कर देते कीटो फॉर्म में। और इसका मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था। इस पाई बॉन्ड को यहां, इस H को यहां शिफ्ट करिए तो यहां पर आपको कीटोन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। और ये भी हम पहले सीख चुके हैं। तो यहां पर ये भी आप देख सकते हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोनिल कंपाउंड का। यहां पर आपको कीटोन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। अगर हम यहां पर एसिटाइलिन ले लें तो मुझे यहां पर एल्डिहाइड प्रोडक्ट भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर भी हम एल्डिहाइड कीटोन को ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में आपको ये रिएक्शन देता है और उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन करवाता है। तो इसलिए हमें जब चेन रिएक्शन मिलता है तो हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन का भी आइडिया होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर हमने 2 पार्ट लिखा है, फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड फ्रॉम साइनाइड एंड एस्टर। यहां पर ये जो 2 पार्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम रिडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। इनसे भी हम एल्डिहाइड कीटोन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। जब हम रिडक्शन टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ऑर्गेनिक में जितने भी रिडक्शन रिएक्शंस है उनको हम एक साथ कवर करेंगे। तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पे देख सकते हो हमने क्या लिखा है, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी यहां पर हम एल्डिहाइड कीटोन क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पर अगर हम मेथड्स की बात करें तो पहला हमने क्या लिखा है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। कवर किया है हम ऑलरेडी ये चीज। हमने ये कहां कवर किया था? ESR में। गेटरमैन कोच रिएक्शन में मैंने आपको इस नेम से कुछ याद रखने बोला था कि यहां पर OC आता है तो यहां पर CO का यूज होता है। और यहां पर अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो फाइनली मुझे यहां पर कौन सा ग्रुप आता हुआ दिखता है? CHO ग्रुप आता हुआ दिखता है। और ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक बार मैं अगर फिर से आपको रिकॉल कराऊं, यहां पर मैंने आपको कैसे बताया था, ये AlCl3 यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा? Cl को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। Cl किस फॉर्म में निकलेगा? Cl माइनस के फॉर्म में। तो यहां क्या बच जाएगा? H+। अब ये H+ यहां पे किसके साथ कंबाइन करेगा? इस C के साथ। यहां पे नेगेटिव है तो ये आपका नेगेटिव इस H+ के साथ कंबाइन करके आपको यहां पर ये क्रिएट कर देगा। क्लियर? और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप विजुलाइज करोगे तो इसका एक RS हमने क्रिएट किया था और यहां पर ये इसका एक RS था जो हमने बनाया था। और जैसे ही ये बना ये मेरा क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। और फाइनली हम क्या करते थे? रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते थे। तो अगर रिंग में इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेंजल्डिहाइड यहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर भी आप देखोगे तो हम एल्डिहाइड ग्रुप को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। बट यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक मेथड हम वापस ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, एक और हमने क्या पढ़ा था, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। यहां पर हम क्या यूज करते थे? बेंजीन, HCN, HCl, AlCl3 और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। और फाइनली आपको यहां पर भी बेंजल्डिहाइड मिलता था। अगर आप इसको रिकॉल करो, यहां पर हम क्या करते थे? AlCl3 जो है वो Cl को एब्स्ट्रैक्ट करता था किस फॉर्म में? Cl माइनस के फॉर्म में। यहां पर क्या बचा? H+। फिर हमने यहां पर क्या किया था? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये आपका रिएक्ट करता है इस H+ के साथ। यहां पर ये नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाता था और प्रोटोनेट होके मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे ऑब्टेन होता था। और सिमिलर टू दिस अबव पार्ट यहां पर भी इसका हमने एक RS क्रिएट किया था। तो यहां पर अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं तो यहां पर आपको इसका एक RS क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। और यही मेरा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल था। और एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया था, हमने रिंग पर इसे सब्स्टिट्यूट किया था। अगर आप रिंग पर इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और फाइनली इसमें हम क्या डाल रहे हैं? H+H2। तो H+H2 डालने से यहां पर हाइड्रोलिसिस होता था। मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था इस बॉन्ड को ब्रेक करने का। यहां पर 2 H लगेगा, यहां पे 2 OH लगेगा और फाइनली जब 2 OH से आप वाटर रिमूव करोगे तो यहां पे आपको बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये भी आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि यहां पे भी एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो रहा है। क्लियर? तो ये दोनों रिएक्शन हो गए, गेटरमैन कोच रिएक्शन एंड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। मैंने आपको 2 तरीका और बताया था, कौन सा? अगर आप उसको रिकॉल करो तो हमने एक रिएक्शन ये भी डिस्कस किया था, इटार्ड रिएक्शन। जब आप टोलुइन का रिएक्शन कराते हो CrO2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 तो फर्स्ट स्टेप में एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है
और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। तो ये एक और रिएक्शन है जो मैंने आपको डायरेक्टली याद रखने बोला था। एक और रिएक्शन जिसमें बेंजल्डिहाइड बनता था वो था यूजिंग CrO3। जब आप टोलुइन का रिएक्शन CrO3 के साथ कराते हो इन एसिटिक एनहाइड्रेट, तो यहां पर भी फर्स्ट स्टेप में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था और इसका हाइड्रोलिसिस करने पे भी आपको बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन होता था। तो मैंने आपको ये 4 मेथड बताए थे जिसमें से आप बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते थे। और यहां पर एक और चीज अगर आप अब ध्यान रखो तो इन दोनों ही केस में आपको क्या दिख रहा है? क्रोमियम दिख रहा है। और क्रोमियम जैसी आपको दिखे तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि ये तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा होगा। मैंने आपको जब लास्ट चैप्टर में अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन पढ़ाया था तो उसमें भी अगर आप सोचो तो वहां पर भी बहुत सारे जो रिएजेंट्स थे उसमें क्रोमियम था और क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे था। तो क्रोमियम जब भी हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि वहां पर ये किसी ना किसी तरीके से ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो यहां पर भी जब हम टोलुइन ले रहे हैं और साथ में क्रोमाइल क्लोराइड ले रहे हैं, टोलुइन ले रहे हैं, साथ में CrO3 ले रहे हैं, तो आप फाइनली देख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीडेशन ही हुआ है और मुझे बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप इस रीजन को यहां पर ध्यान रख सकते हो। क्लियर? तो इसे फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें, नेक्स्ट यहां पर जो हम पार्ट देख रहे हैं दैट इज बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करूं, ये NCERT में अगेन मेंशन्ड है और ये इस साल नीट में आया था 2020। तो ये इस साल नीट में पूछा गया था। अब यहां पर देखिए हमने लिखा क्या है, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन गिव्स बेंजल क्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। जब हम टोलुइन का रिएक्शन कराते हैं Cl2H के साथ तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजल क्लोराइड। यहां पर हमने 2 बार क्लोरीनेशन कराया। 2 बार क्लोरीनेशन कराने से यहां पर आप देख सकते हो 2 बार H सब्स्टिट्यूट होके यहां पर कौन आ गया? Cl आ गया। और उसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं दैट इज रिएक्शन विद वाटर, तो यहां पर मुझे फाइनली क्या ऑब्टेन होता है? बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। क्लियर? अब जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पे ये जो पहला रिएक्शन है ये तो कौन सा रिएक्शन है? FRSR। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। Cl2H, हाई टेम्परेचर दिखे, UV दिखे, मतलब ये FRSR रिएक्शन है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 2 बार सब्स्टिट्यूशन कराया और यहाँ पर हमने 2 Cl को लगाया। क्लियर? और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है दिस इज NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड फाइनली यहां पर बेंजल्डिहाइड मुझे प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करूं तो इसको आप इस तरीके से रिलेट करने की कोशिश करिए। अगर मैं आपको बेंजाइल हैलाइड देता और इसका रिएक्शन अगर मैं H2 के साथ कराता तो यहां पर क्या होता? जब मैं बेंजाइल हैलाइड की बात करता हूं तो यहां पर SN1 और SN2 दोनों ही हो सकता है। मैंने आपको बेंजाइल हैलाइड में लिखाया था इट शोज SN2 इन गुड अमाउंट, ये हमने लिखा था जब हमने हेलो एल्केन वाला पार्ट पढ़ा था। और यहां पर SN1 भी आपका होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप कार्बोकेटाइन देखोगे तो ये कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। तो यहां पर SN1 भी हो सकता है और यहां पर SN2 भी हो सकता है। तो यहां पर आप देखोगे तो हमने क्या लिया है? वाटर। और वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है? पुअर न्यूक्लियोफाइल। और पुअर न्यूक्लियोफाइल अगर है तो फिर हम यहां पर क्या कराएंगे? SN1 रिएक्शन कराएंगे। और अगर मैं यहां पर SN1 रिएक्शन कराऊंगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहां पर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन? वाटर। एंड वाटर जब अटैक करता है तो फाइनली कौन जुड़ता है? OH जुड़ता है। तो अगर मैं बेंजाइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करता तो मुझे यहां पर बेंजाइल अल्कोहल मिलता। अब आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखोगे तो ये NSR ही तो है। यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पर एक Cl की जगह कितना Cl लगा है? 2 Cl लगा है। अगर 2 Cl लगा है तो यहां पर कितने OH आएंगे? यहां पर एक OH आया था, यहां पर 2 OH आएगा। और अगर 2 OH आएगा तो वहां से हम क्या रिमूव कर देंगे? वाटर रिमूव कर देंगे। और अगर यहां से हम वाटर रिमूव कर देंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट मुझे दिखेगा वो बेंजल्डिहाइड दिखेगा। और इस तरीके से यहां पर एक NSR रिएक्शन के थ्रू मुझे फाइनली क्या दिखता है? बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट यहां पर दिखता है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल रिएक्शन कवर होता है। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन आपको ये दिया गया था, आपको ये बोला गया था इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इस X को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहां पर क्या लिखा है? आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर आपको ये रिएक्शन प्रोवाइड किया गया और आपसे ये पूछा गया कि ये X यहां पर क्या होगा। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली ये NCERT का रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दिया गया था। और यहां पर अब हम इजीली समझ सकते हैं कि जो मेरा आंसर होगा वो ये होगा। यहां पर
CHCl2 रहेगा, उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 बार OH आएगा, वाटर रिमूव होगा, तो फाइनली आपको बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, क्लियर। और इसमें भी आप देख सकते हो कि हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनली एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया और यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम क्रिएट कर रहे हैं, क्लियर। तो इस पार्ट को भी ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो यहां पर हमने क्या लिखा है, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और यहां पर ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ये आप देख सकते हो ESR रिएक्शन है। अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन कराता हूं इसके साथ, रिकॉल करिए क्या हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन। यहां पर क्या होता है, ये AlCl3 यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, Cl, और जैसे ये Cl एब्स्ट्रैक्ट करेगा मुझे यहां पर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, और जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल मिला हम इसे रिंग पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और मेरा फाइनल प्रोडक्ट मुझे यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसे हम रिंग पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो फाइनल प्रोडक्ट बना आप देख सकते हो यहां पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, और इसलिए हम इसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पे कीटोन क्रिएट हो रहा है। और ये आप देखोगे तो एक एरोमेटिक कीटोन है जिसे हम एसीटोफिनॉन बोलते हैं। तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसको हमने ESR में कवर किया था। अगर मैं एक और रिएक्शन की बात करूं, यहां पर हमने लिखा था फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन तो अभी भी वही प्रोसीड होगा। बस यहां पे अब जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर ग्रुप के रेस्पेक्ट में करेंगे। CH3 एल्काइल ग्रुप, इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, +H, मतलब ये कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे इस इलेक्ट्रोफाइल को तो अब यहां पर ये ऑर्थो पर या पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में। अगेन मेजर कहां पे, पैरा पोजीशन पे। तो यहां पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हो कि एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप ही इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लियर। तो ये डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो यहां पर हम देख रहे हैं, और इनमें से मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब जो हम यहां पर नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और जब मैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करता हूं तो यहां पर देखिए हमने लिखा क्या है, NAR, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अब यहां पर जो एक रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो होगा NAR, और यहां पर हमने लिखा है NAR इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, विच मींस जब भी आपको क्वेश्चन में एल्डिहाइड कीटोन दिखे तो सबसे पहले आपके दिमाग में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आना चाहिए, क्लियर। अब मैंने आपको बहुत जगह बताया है कि कब आपको क्या सोचना होता है। अगर मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराऊं तो यहां पर आप देख सकते हो जो हम डिफरेंट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एल्केन दिखे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे भी जो हेलोजिनेशन रिएक्शन था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, Cl2H, Br2H, Br2UV, Br2 हाई टेम्परेचर। तो यहां पर हम FRSR रिएक्शन परफॉर्म कराते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म कराते थे। अगर मैं एल्केन और एल्काइन की बात करूं तो एल्कीन और एल्काइन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये कौन सा होता था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां पर हमने डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े थे, जहां पे हमने रिएक्शन HX के साथ कराया था, H+H2 के साथ कराया था, कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, कुछ रोज रिएक्शन, ये सब हमने यहां पर कवर किया था। तो एल्कीन एल्काइन जैसे आपको दिखे तो आपको EAR रिएक्शन सोचना होता है। फिर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसके लिए आपको क्या सोचना होता है, ESR। यहां पर हमने कौन कौन से रिएक्शन कवर किए थे, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिर उसके आगे हमने नाइट्रेशन पढ़ा था, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन, ये सारे रिएक्शन हमने यहां पर कवर किए थे। तो बेंजीन और डेरिवेटिव्स कभी भी दिखे तो हमें ESR सोचना होता है। उसके बाद जब हम हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो हेलो एल्केन्स में कौन सा रिएक्शन, NSR। और हेलो एल्केन में 4 टाइप के रिएक्शन हमने कवर किए थे, SN1, SN2, E1, E2। तो जब भी आप हेलो एल्केन देखो तो यहां पर ये 4 चीज आप सोचते हो, और इसमें से भी कब कौन सा करना होता है इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। तो हेलो एल्केन्स में NSR होता है, हेलो अरीन्स में भी जब हम बात करें तो NSR रिएक्शन होता है। और यहां पर जब हम NSR की बात करते हैं तो हमने 2 मैकेनिज्म पढ़ा था, एक था एडिशन एलिमिनेशन और दूसरा एलिमिनेशन एडिशन, दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म। एक में माइजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था और एक था बेंजाइन मैकेनिज्म, और इसके बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको हेलो अरीन दिखे, दैट इज अराइल हैलाइड दिखे, तो आप इन रिएक्शंस के बारे में सोचते हो, क्लियर। जब हम एल्कोहल्स की बात करते हैं तो एल्कोहल में भी मेनली 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है NSR और एक होता है E1, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो जब हम NSR की बात करते हैं, इसे भी हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया।
अल्कोहल का रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HX, PCl3, PCl5, SOCl2, SOCl2 pyridine, ये सब हमने कवर किया। तो अल्कोहल कभी भी दिखे तो उसमें भी आपको NSR और उन रिएक्शंस के बारे में सोचना होता है। अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल में मेनली कौन सा रिएक्शन, ESR, फिनॉल का हेलोजिनेशन, Br2CS2 Br2 वाटर के साथ, फिनॉल का नाइट्रेशन, डाइल्यूट HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, फिनॉल का सल्फोनेशन 25 डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये हम कवर कर चुके हैं। तो फिनॉल का भी रिएक्शन आपको इस तरीके से सोचना होता है। और जब हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर में भी कौन सा रिएक्शन हमने पढ़ा, NSR, और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो था जीजल्स मेथड, जिसमें हम SN1 SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू फाइनली प्रोडक्ट तक पहुंचते थे। तो ये हम डिफरेंट पार्ट कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको इनमें से कोई दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या सोचना है। सिमिलरली जब मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करता हूं तो एल्डिहाइड कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, विच मींस कभी भी एल्डिहाइड कीटोन आपको दिखे तो आपको इस रिएक्शन के बारे में सोचना है। क्लियर। और अब जो डिटेल डिस्कशन होगा वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में होगा। अब जो हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन में हमें ये ग्रुप दिखता है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और जब हम इस कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं इट इज अ पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड का क्या सेंस है, इस C और O में O बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे डेल्टा माइनस और यहां पे डेल्टा प्लस डेवलप होता है, इसलिए हम इसे एक पोलर पाई बॉन्ड बोल रहे हैं। और पोलर पाई बॉन्ड होने की वजह से जब हम इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा है विच मींस दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जब हम किसी न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की बात करते हैं तो वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर यहां पर अटैक कर सकता है। और जब हम NAR रिएक्शंस की बात करेंगे तो हम यही कराएंगे। हम NAR रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। क्लियर। तो इसी के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। जब हम NAR रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो चलिए यहां पर देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से होता है और यहां पर मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। जब मैं यहां पर मैकेनिज्म की बात करता हूं तो सपोज हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, हमने एल्डिहाइड कीटोन लिया, और एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ यहां पर करा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां अटैक करेगा, कोई पॉजिटिव पार्ट पे, और पॉजिटिव पार्ट अभी मैंने आपको बताया ये यहां पर कार्बन है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। जैसे ये यहां पर अटैक करेगा, यहां पे इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लग जाएंगे, लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहां पर इसका एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। कौन सा बॉन्ड, यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है विच इज रिलेटिवली वीकर बॉन्ड, ये ब्रेक होता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास शिफ्ट हो जाते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। एंड फर्स्ट स्टेप में मुझे ऐसा एक इंटरमीडिएट यहां पर ऑब्टेन होता है। यहां पर Nu माइनस जो था अटैक किया, इस कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बन गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट हो गए, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब भी एक एटम पे शिफ्ट होते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो यहां पर ये मेरा एक पार्ट क्रिएट हो गया। और इसको अगर आप और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करोगे कि ये कैसे बना, तो इसको आप और सिंपल तरीके से ऐसे सोच सकते हो। अगर मैं यहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं और ऊपर माइनस और नीचे प्लस असाइन कर दूं, तो यहां पर बहुत आप इजीली समझ सकते हो कि मेरे पास Nu माइनस था, ये Nu माइनस इस प्लस के साथ मिलके यहां पे C और Nu का बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और ऊपर मुझे यहां पर O पे नेगेटिव चार्ज बचा हुआ दिख जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर तरीका है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगे, ये बॉन्ड ब्रेक किया और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के साइड शिफ्ट हो गए। तो फर्स्ट स्टेप में ये हुआ। क्लियर। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो भी इलेक्ट्रोफाइल मेरा सिस्टम में प्रेजेंट होगा, ये O पे जो नेगेटिव है ये इस E प्लस के साथ कंबाइन करके मुझे फाइनल प्रोडक्ट यहां पर दे देगा। और ये जब हम E प्लस की बात करते हैं, हमारे क्वेश्चंस में जो आपको ये E प्लस दिखेगा वो एक्चुअली H प्लस दिखेगा, वो हम आगे रिएक्शंस में देखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में ये जो O माइनस है इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के साथ कंबाइन करके मेरा फाइनल प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएगा। तो जब हम NAR रिएक्शन की बात करते हैं, ये कितने स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, और सेकेंड स्टेप में ये O माइनस आपको इस E प्लस के साथ कंबाइन होता हुआ दिख रहा है। क्लियर।
अब अगर हम इस रिएक्शन के बारे में एक दो पॉइंट और डिस्कस करें, जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पे ये जो फर्स्ट स्टेप है ये आपका आरडीएस स्टेप होता है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, विच मींस ये स्टेप आपका स्लो स्टेप है, और जो सेकेंड स्टेप है ये आपका फास्ट स्टेप होता है। अब ये फर्स्ट स्टेप स्लो क्यों है, सेकेंड स्टेप फास्ट क्यों है, उसे भी हम यहां पर समझ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में आप देखोगे तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए होता है। ये उतना इजीली नहीं होगा कंपेयर टू सेकेंड स्टेप में जिसमें आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। और इसी वजह से ये जो फर्स्ट स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होता है, एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एक चीज हम यहां पर देख सकते हैं। क्लियर? अगर मैं एक और पॉइंट यहां पर बताऊं, जब इस ओवरऑल रिएक्शन को आप विजुअलाइज करोगे तो इस ओवरऑल रिएक्शन में आपको एडिशन होता हुआ दिख रहा है। यहां पर देखिए हुआ क्या, जब मैं यहां से यहां डायरेक्टली देखूं तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, इस O के साथ मुझे E लगा हुआ दिख रहा है और इस C के साथ मुझे NU आता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर ओवरऑल रिएक्शन में एडिशन हो रहा है, कुछ भी सिस्टम से बाहर नहीं हो रहा, सिर्फ ऐड हो रहा है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? और एडिशन रिएक्शन में भी इसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? यहां पर आप फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, लेकिन सेकंड स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल भी तो ऐड हो रहा है। लेकिन जब हम रिएक्शन का नेम बोल रहे हैं तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, वो इस वजह से। जब हम आरडीएस स्टेप की बात करते हैं तो यहां पे आरडीएस स्टेप में, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, सिंस एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो बेस्ड ऑन दिस पार्ट इस रिएक्शन का नेम भी हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आप इसे रिकॉल करो, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर जब आप आरडीएस स्टेप की बात करते थे तो एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता था। हम मैक्सिमम केस में H+ को ऐड करते थे फर्स्ट स्टेप में, तो वहां पे आरडीएस स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता था, इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे थे। लेकिन यहां पर आरडीएस स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमें यहां पर पता होना चाहिए। क्लियर? अब अगर मैं एक और पॉइंट डिस्कस करूं, यहां पर आप देख सकते हो हमने कीटोन को लिया, बट जब हम इस मैकेनिज्म की बात करते हैं सेम मैकेनिज्म आपका एल्डिहाइड में भी फॉलो होगा। यहां पर आप देख सकते हो, इसलिए हमने क्या लिखा है, एल्डिहाइड स्लैश कीटोन। आप किसी को भी लो, आपका जो मैकेनिज्म है वो सेम फॉलो होगा। और जब मैं NAR रिएक्शंस की बात करता हूं, एक और जो पॉइंट यहां पर हमें पता होना चाहिए कि दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। जब मैं मोस्ट ऑफ द NAR रिएक्शंस की बात करता हूं, ये आपके रिवर्सिबल होते हैं। अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस इन रिएक्शंस को वापस हम बैकवर्ड ले जाके आपका ओरिजिनल जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको क्रिएट कर सकते हैं, और इसका भी हम यूज आगे देखेंगे। क्लियर? तो ये है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? इस रिएक्शन से रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करें तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन में आपसे ये पार्ट भी पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में एल्डिहाइड कीटोन बना के दे देता है और उसमें आपसे पूछता है कि इनमें से सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हो। तो इसका जो कंसेप्ट है वो ये है, रेट टुवर्ड्स NAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और इसका मतलब क्या है, जब मैं इस कार्बोनिल ग्रुप की बात करता हूं तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर होता क्या था, ये न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता था इस कार्बोनिल कार्बन एटम पे, और अगर मैं इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रहा है, और ये कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना फास्ट ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर पाएगा, और रेट टुवर्ड्स NAR भी मुझे ज्यादा दिखेगा। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है, रेट टुवर्ड्स NAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पर हमने लिखा है प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। -M ग्रुप -I ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेंगे, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होने लगेगा, और रेट टुवर्ड्स NAR भी मुझे ज्यादा ऑब्जर्व होगा। तो ये इस पार्ट का मीनिंग है। क्लियर? यहां पे हमने एक और फैक्टर लिखा है, जब हम रेट टुवर्ड्स NAR की बात करते हैं तो यहां पर जो एक और फैक्टर आता है वो आता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, और NAR का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। इसका क्या मतलब है, इस कार्बोनिल ग्रुप से जो अटैच्ड ग्रुप है,
अगर ये ग्रुप्स आपके साइज में बड़े हुए तो यहां पे क्राउडिंग होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाता, और कार्बन को अगर इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा तो रेट टुवर्ड्स NAR भी मुझे यहां पर कम होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर ये एक और फैक्टर है जो आपका रेट टुवर्ड्स NAR को गवर्न करता है। क्लियर? तो ये दोनों फैक्टर हमें पता होना चाहिए। अब इन दोनों को यूज करके हम क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, चलिए उसको कवर करते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, जनरली रेट टुवर्ड्स NAR। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स NAR। क्वेश्चन में कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन में हमें कंपैरिजन मिलेगा तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स NAR वो कीटोन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं इसके रीजन के बारे में सोचूं तो यहां पर इन दोनों ही पार्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हो। कैसे? अगर मैं इस एल्डिहाइड और इस कीटोन में यहां पर कंपेयर करूं तो इस CO ग्रुप के साथ यहां पर आप देख सकते हो एक एल्काइल ग्रुप लगा है, और एल्काइल ग्रुप हमें पता है कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। और अगर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होने लगेगा। मुझे तो विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए था, विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाते, लेकिन ये तो डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो यहां पे जो डेल्टा प्लस डेवलप हो रहा होगा उसको कम करेगा, इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा। क्लियर? यहां पर आप देख सकते हो H है और H का कोई इफेक्ट नहीं लगता, तो यहां पर हम इस R ग्रुप से रिलेट करके सोच सकते हैं। और अगर मैं कीटोन में देखूं तो कीटोन में दोनों ही साइड आपका R ग्रुप लगा है, विच मींस अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे दोनों साइड कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। और दोनों साइड अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो ये तो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज्यादा डोनेट करेगा, और अगर ज्यादा डोनेट करेगा तो इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ज्यादा कम करेगा, और कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर कम हो रहा है तो रेट टुवर्ड्स NAR भी कम होने लगेगा। तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी मुझे कीटोन से ज्यादा दिखता है, तो मैं एक इस रीजन सोच सकता हूं। क्लियर? और अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पार्ट को सोचूं तो यहां पर भी आप रिलेट कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो कि एक R ग्रुप है और एक H ग्रुप है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो मुझे दोनों साइड कौन दिख रहे हैं, R दिख रहा है, और दोनों साइड R होने की वजह से यहां पे जो क्राउडिंग है वो आपका ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, क्योंकि H का जो साइज है वो आपका छोटा होता है, यहां पर इतना क्राउडिंग नहीं होगा। तो अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की भी बात करूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है, जिसके वजह से रिएक्टिविटी एल्डिहाइड का मुझे ज्यादा ऑब्जर्व होगा। तो अगर मैं दोनों ही पार्ट से देखूं तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी किससे ज्यादा आता है, कीटोन से ज्यादा आता है। क्लियर? अब एक जो हम यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो इस R को लेके क्रिएट करते हैं। हम यहां पर सोचते हैं कि R का तो प्लस H इफेक्ट होता है, प्लस H इफेक्ट नहीं, यहां पे सिर्फ क्या लगेगा, प्लस I इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जब हम एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं इसे हम तीन ही जगह यूज करते हैं। तीन जगह कौन से? हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। यहां पे एल्कीन नहीं है, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, और यहां पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपका नहीं लगेगा, इसलिए इस एल्काइल ग्रुप का सिर्फ हम I इफेक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये चीज हम यहां पर ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? अब अगर मैं एल्डिहाइड्स की भी बात करूं तो यहां पर देखिए एल्डिहाइड को भी हमने दो पार्ट में यहां पर ब्रेक किया है, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर हम इन दोनों में भी कंपेयर करें तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का रेट टुवर्ड्स NAR इट इज मोर देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये भी मुझे पता होना चाहिए फॉर क्वेश्चंस। अब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, अगेन सिमिलर पॉइंट को आप यूज करके कंपेयर करिए। यहां पर सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इस एलिफेटिक एल्डिहाइड में यहां पे R ग्रुप लगा हुआ है, और ये R ग्रुप प्लस I इफेक्ट लगाएगा, और यहां पे इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा। ये मुझे समझ में आता है। अब यहां पर जब मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करता हूं तो यहां पर ये PH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये रिंग यहां पर लगा हुआ है, और अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो ये अपना प्लस M इफेक्ट लगा के इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा। अब यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसका प्लस M इफेक्ट लगेगा, खुद यहां पर सोचिए। यहां पर आप कॉन्जुगेशन देख सकते हो, डबल सिंगल डबल, तो यहां पर कॉन्जुगेशन है, यहां पर रेजोनेंस होगा, और अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराएंगे तो कहां कराएंगे, डबल सिंगल डबल में, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करना मतलब ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है थ्रू रेजोनेंस,
और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना थ्रू रेजोनेंस मतलब कौन सा इफेक्ट लगाना, प्लस एम इफेक्ट लगाना। तो ये अपना प्लस एम इफेक्ट लगा के इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने लगेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ये कम कर देगा। यहां पे तो ये प्लस आई से कम कर रहा था, लेकिन यहां पे ये प्लस एम से कम कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों कार्बन की बात करूं, किस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा, इस कार्बन पर। क्लियर। और अगर यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो यहां पर जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक की बात करेंगे तो इट विल बी फास्टर। इसलिए हम बोलते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड का जो रेट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। क्लियर। और अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस से भी सोचो, स्टेरिक हिंड्रेंस से भी मुझे डायरेक्टली यहां पर विजुलाइज होना चाहिए। अगर आप इस रिंग की बात करोगे तो दिस इज बल्कि, और यहां पर ये एल्काइल ग्रुप है, और यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो अगेन न्यूक्लियोफाइल का अटैक विल बी डिफिकल्ट। और ये भी हम रीजन बोल सकते हैं कि यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड से कम होगा। क्लियर। तो ये चीज हम यहां पर ध्यान रख सकते हैं। और अगर मैं सिमिलर कंपेरिजन करूं किसमें, कीटोन में, एलिफेटिक कीटोन एंड एरोमेटिक कीटोन, सिमिलर लॉजिक से आप इनमें भी बोल सकते हो कि एलिफेटिक कीटोन का जो रेट है वो एरोमेटिक कीटोन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। आप सेम लॉजिक जो यहां पर हमने लगाया वो आप यहां पर भी लगा के ये चीज बोल सकते हो। तो ये भी चीज हम यहां पर ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चंस में कभी भी आपको एल्डिहाइड कीटोन मिले तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी किससे ज्यादा, कीटोन से ज्यादा। एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक का एरोमेटिक से ज्यादा, और कीटोन में भी एलिफेटिक का एरोमेटिक से ज्यादा। तो इस तरीके से यहां पर हम ये कंपेरिजन कर सकते हैं यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स। क्लियर। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। सपोज हमें ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया और यहां पे हमें रेट टुवर्ड्स NAR कंपेयर करना है। अब यहां पर आप देख सकते हो हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कंपैरिजन करोगे तो पहले एल्डिहाइड और कीटोन को अलग कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है। अब इनमें से कौन कौन से एल्डिहाइड, फर्स्ट इज एल्डिहाइड, सेकेंड इज एल्डिहाइड, थर्ड इज एल्डिहाइड, फोर्थ कीटोन, फिफ्थ इज कीटोन। तो मैं डायरेक्टली इनमें सीधे ये बोल सकता हूं कि 1, 2, 3 का रेट 4, 5 से ज्यादा होगा। एल्डिहाइड कैसा भी हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, फर्क नहीं पड़ता, उसका जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन के रेस्पेक्ट में अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादा होगा। अगर आप देखोगे तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एलिफेटिक कीटोन है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं सोचना है, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी किससे ज्यादा हम करेंगे, कीटोन से, चाहे वो एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। क्लियर। तो मैं फर्स्ट ये कंपैरिजन कर सकता हूं। अब जब आप एल्डिहाइड की भी बात करते हो तो एल्डिहाइड में भी हमने क्या सीखा, एलिफेटिक का रेट जो होगा वो एरोमेटिक से ज्यादा होगा। तो इनमें से कौन सा एलिफेटिक कौन सा एरोमेटिक, पहले दो आप देख सकते हो एलिफेटिक है और तीसरा एरोमेटिक है। तो अगर मैं इनमें भी कंपेयर करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं 1, 2 का थर्ड से ज्यादा होगा। क्लियर। हम ये कंपैरिजन यहां पे कर सकते हैं। और अगर मैं 4, 5 देखूंगा तो कीटोन में ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, और मुझे यहां पर पता है कि एलिफेटिक कीटोन का जो रेट है वो एरोमेटिक से ज्यादा होगा। तो पहले एल्डिहाइड कीटोन को अलग किया और उसके बाद भी एलिफेटिक एरोमेटिक को अलग कर दिया। तो आप देख सकते हो हमारा मैक्सिमम ऑर्डर अपने आप क्रिएट हो गया। अब बचा कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं इन दोनों में अब कंपेयर करूं तो यहां पे अब उन पॉइंट्स का यूज करिए, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन एटम, और स्टेरिक हिंड्रेंस को भी आप यहां पर सोच सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा, यहां पर आप देख सकते हो H है और यहां पे CH3 है। CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट, और इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, और H का तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर मैं इन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गया एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी सोचूंगा तो फर्स्ट का रेट सेकंड से ज्यादा आएगा। क्लियर। और अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस से भी सोचूं, यहां पर H है लेकिन यहां पर मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप की वजह से यहां पे क्राउडिंग भी होने लगेगा, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि इसका रेट कम होने लगेगा। तो मैं दोनों ही रीजन से अगर देखूं तो फर्स्ट का जो रेट है वो सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा, और ये मेरा फाइनल यहां पर ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें सब देख सकते हो कि एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है। इस थर्ड वाले को मैंने रिड्रॉ किया है यहां पर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मुझे इन तीनों में यहां पर कंपैरिजन करना है, और यहां पर आप देख सकते हो तीनों एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर तीनों एल्डिहाइड प्रेजेंट है और तीनों ही आपको एरोमेटिक दिख रहा है तो फिर आपको उन पॉइंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पार्ट को, क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं है, एलिफेटिक एरोमेटिक वाला पार्ट भी नहीं है, तो अब हमें उन पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर डायरेक्टली आप समझ सकते हो इन ग्रुप्स का यहां पर रोल होगा। यहां पर NO2 ग्रुप लगा है, इसका कौन सा
सा इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। OH ग्रुप लगा है, कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। हेलोजन कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, हेलोजन माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, ये चीज मुझे पता है। डोमिनेटिंग इफेक्ट इसका माइनस आई इफेक्ट है। विड्रॉइंग ग्रुप्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे, रेट टुवर्ड्स NAR बढ़ाएंगे। यहाँ पे कौन कौन विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है, सेकंड तो यहाँ पर आप देख सकते हो डोनेट कर रहा है, तो सेकंड का रेट सबसे कम। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में भी बात करूं, कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा, फर्स्ट में माइनस एम से विड्रॉ हो रहा है, थर्ड में माइनस आई से विड्रॉ हो रहा है, फर्स्ट में ज्यादा विड्रॉ होगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगा, रेट टुवर्ड्स NAR बढ़ेगा। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड, ये मेरा यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे दोनों ही कौन सा दिख रहा है, एल्डिहाइड, दोनों ही एल्डिहाइड है और दोनों ही एलिफेटिक एल्डिहाइड है, विच मींस हम एल्डिहाइड कीटोन या एलिफेटिक एरोमेटिक वाले पॉइंट को यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब हम यहां पर उन दो फैक्टर को यूज करेंगे। पहला, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी से कंपेयर करूं तो यहां पर आप देखोगे 3 Cl लगा हुआ है, और 3 Cl मतलब ये तो माइनस आई लगाएगा, और माइनस आई अगर लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो H लगा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन पे बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस कार्बन, क्योंकि यहां पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी से यहां पे बोलूं तो डायरेक्टली मेरा फर्स्ट का सेकेंड से ज्यादा रेट आ जाएगा। क्लियर? और अगर आप यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस से एक बार सोचो तो स्टेरिक हिंड्रेंस आप देखोगे तो H का साइज तो छोटा है, और यहां पे CCl3 और यहां पे 3 क्लोरीन लगा है। तो अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस से सोचूंगा तो मुझे ये लगेगा कि यहां पे तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, और अगर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होना चाहिए, यहां पे रेट टुवर्ड्स NAR कम होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो दो फैक्टर आपको ऑपोजिट आंसर दे रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी से देखोगे तो इसका रेट इससे ज्यादा आएगा, और अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस से देखोगे तो इसका रेट इससे ज्यादा आना चाहिए। क्लियर? लेकिन अगर आपको ऐसा दो फैक्टर दिखे जो ऑपोजिट आंसर दे रहा हो तो फिर आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी को सोच के आंसर करोगे, आप स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पार्ट पे नहीं मूव करोगे। ये चीज ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो यहां पे हम डोमिनेटिंग फैक्टर किसको लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, और सिंस यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा, यहां पे अटैक फास्ट होगा एंड रेट टुवर्ड्स NAR भी इसका इससे ज्यादा होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर?